देवर्षि नारद पत्रकार सम्मान 2025 के आज के कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित सम्माननीय नवनीत सहगल जी, अध्यक्ष प्रचार भारती, श्रीमान अनिल जी, श्रीमान रितेश जी, इस सम्मान की जूरी समिति के सभी सदस्य, उपस्थित पत्रकार बंधु और बहनों, मैं संघ का होने के नाते हमारे बारे में लोग कहते कि ये डॉक्टर हेडगेवार कुलोत्पन्न लोग हैं, कुल के उत्पन्न होने वाले, वो हमारे आद्य पुरुष है, उनके द्वारा चलने वाला कुल चलाने वाले लोग हैं। वैसे ऐसे मैं मानता हूं कि आप लोग भी नारद के कुल के लोग हैं, इसलिए आप नारद के कुल के द्वारा चलने वाले लोग हैं, और ये अपने आप में सम्मान की बात है जिसकी अभी नवनीत जी ने विशेष चर्चा की है। हमारे पुराणों में नारद के बारे में बहुत विषय आते हैं, लेकिन ध्यान में आता है कि हर समय नारद की अपनी अपनी संकल्पना रही है। नारद की हमारी जो व्यक्ति की रेशा है, व्यक्ति की कल्पना है, ये स्वभाव से जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति सजग है, सक्रिय है और सशक्त है, उसको हमने नारद माना है। अनेक प्रकार की घटनाएं हमारे पुराणों में अनेक जगह उसका उल्लेख भी आता है। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि अगर नारद जी ने उस समय उस घटना को होने देने से कुछ होना था क्या? कुछ चीजों को उन्होंने बदलाव करने का प्रयत्न क्यों किया होगा? जैसे एक पुराण में घटना आती है कि उनकी माता कैकसी थी और रोज पूजा करती थी, रोज नया लिंग बनाकर उसकी पूजा करने के, भगवान शिव जी की पूजा करने का उनका संकल्प था। एक दिन उनको शिव जी की पूजा के लिए लिंग मिला नहीं, तो उन्होंने अपने हाथ में मट्टी की पूजा करने का एक संकल्प लेकर शुरू कर दिया। उस समय रावण आ गए तो देखा उन्होंने कि माँ ऐसी पूजा कर रही है, अरे मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, अमुक हूँ तमुक हूँ, उसके मन में तो आए क्या? और ऐसा कहते कि वो भगवान शिव जी के पास निकल गए। भगवान शिव जी आराधना में बैठे थे तो इन्होंने भी अपनी आराधना शुरू कर दी। बाद में भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये चलो ये माँ की पूजा के लिए इसको ले जाइए, और उसको लेकर आप लगातार 3 साल अगर आप पूजा करते हैं नित्य नियम से, तो आपको इंद्र पद से भी बड़ा पद मिल जाएगा, आपको अमरत्व मिल जाएगा। अब ये कथा यहां तक सुनती, आगे नारद का रोल शुरू होता है। नारद जी को लगा ये क्या होने वाला है? रावण को अगर इस प्रकार का वर ये पूजा करने से अगर प्राप्त होने वाला है, तो रावण तो दूसरे विश्व का, दूसरे धर्म का प्रतीक है, दूसरे एक प्रकार से प्रवृत्ति का प्रतीक है उस समय के हिसाब से। और फिर हमको ध्यान में आता है कि भगवान देवर्षि नारद जी ने उस सारे विषय को कैसे उस चक्र से बचाने की प्रयत्न किया है। तो नारद जी एक स्वभाव है जो लोकहित को रिप्रेजेंट करता है, लोकहित की प्रस्तुति रखने का प्रयत्न करता है, लोक स्तुति के लिए काम नहीं करता है। आजकल बड़ा एक प्रकार से जिसको नवनीत जी ने दूसरी भाषा में बताने का प्रयत्न किया है, लोक स्तुति के लिए लिखने वाले, लोक स्तुति का लिए अपना एक प्रकार से चलाने वाले लोग बहुत हो गए, लेकिन लोकहित का एक महत्वपूर्ण संदर्भ नारद जी ने हर समय रखने का प्रयत्न किया है। मुझे लगता है ये पत्रकार होने के नाते आपके लिए भी एक सम्मान की बात है, ऐसे मैं मानता हूँ। आप सब लोग लोकहित का विचार करने वाले लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इसका भारत से कुछ संबंध है क्या? तो शायद हम भी मानते हैं कि हमारे भारत का जो एक प्रकार से हमारा प्रवास रहा है, हमारा एक दर्शन रहा है, विचार रहा है, हमारी संवेदना चली है, हमने जो मूल्य मान्यता को एक प्रकार से देने का प्रयत्न किया है, वो हमारी कल्पना पक्की है।
जब हम धर्म की भाषा करते हैं, जब हम कोई एक प्रकार से मूल्यों की भाषा करते हैं, मान्यताओं की भाषा करते हैं, उसके केंद्र बिंदु में व्यक्ति मंगल से विश्व मंगल की संकल्पना आती है। उसको हमने धर्म कहा है, वो हमारे भारत का उद्देश्य रहा है। और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पूर्व के लोगों ने कहा है कि भारत का जीवन का एक उद्देश्य है, दुनिया में हर व्यक्ति का उद्देश्य है, दिया हुआ ईश्वर का काम है। वैसे भारत को दिया हुआ काम क्या है? तो विश्व एकता और मानव कल्याण, ये दोनों चीजों के लिए भारत सदैव अपने दृष्टि से चलते रहा है। हम इसको अनुभव भी करते हैं, बहुत पहले से हमारी भूमिका रही है। जयपुर में मेजर सुरेंद्र माथुर है, उन्होंने अपने जीवन काल में मिलिट्री में रहते समय कुछ विशेष उनके एडवेंचरस चलते रहते हैं, तो उन्होंने एक छोटी नौका पर 14 लोगों ने पूरे विश्व का भ्रमण किया। अब उनका समुद्र किनारे के लोगों के साथ संपर्क संवाद आया और उनका अनुभव रहा, क्या आश्चर्य है, जितने भी समुद्र किनारे पर हम लोग जाते थे, सब जगह भारत के बारे में बड़ी एक प्रकार से स्वागत की दृष्टि है। भारत के बारे में आस्था कोई ना कोई हमारे पूर्व के लोगों ने बनाकर रखी है। क्यों? हमारा जो स्वभाव रहा है विश्व हित का, विश्व मंगल का, कल्पना का, और हमारे साथ लंबे समय से चलता आ रहा है। अभी भी वो हमको दिखाई देता है, कोरोना का काल हो, युद्ध का समय हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में हो, हम दुनिया के साथ रहते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस देशों के साथ रहते हुए दिखाई देते हैं। ये विश्व हित का स्वभाव हमारे भारतवर्ष का भी बना है। हम मानते भी हमारे एक लंबे प्रवास में हमारे अनेक प्रकार की कुछ कठिनाई अवरोध भी आए। इस लंबे प्रवास में हमारे भारत के उस स्वभाव को कायम रखने का प्रयत्न आज की पीढ़ी में पत्रकार बंधु का एक बड़ी उसमें भूमिका दिखाई देती है, मैं ऐसा मानता हूं। इसके लिए बहुत एक अलग प्रकार का चिंतन हमको और समाज में निर्माण करने की आवश्यकता है। कभी कभी आपके मन में भी आता होगा, जो मेरे मन में आता है। 1947 में भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, उस समय जापान, जर्मनी, इजराइल, मलेशिया, इन देशों की कल्पना करके देखिए। जापान पर तो अणुबॉम्ब गिर गया था, तहस नहस हो चुका था, फिर भी उठ गया है, दुनिया की ताकत के नाते खड़ा है। जर्मनी के 2-2 टुकड़े हो चुके थे, 89-90 तक तो 2 जर्मनी के नाते पर पहचाना जाता है, फिर एकत्रित हो गए, फिर दुनिया की सिरमौर ताकत बनी हुई। मलेशिया देश 700 किलोमीटर 2 भाग है जी, आप कल्पना करो, एक भाग यहाँ है, एक 700 किलोमीटर दूसरा टापू दूसरी जगह मिलता है, फिर भी वो दुनिया की आज एक अलग इकोनॉमी में गिना जाता है। और इजराइल का उदाहरण तो हमारे सामने है। तो क्या चीज है जो जापान को जापान बनाती है, जर्मनी को जर्मनी बनाती है, इजराइल को इजराइल बनाती है, मलेशिया को मलेशिया बनाती है? मुझे लगता है हमारे सबके मन में एक चित्र पक्का है कि भारत को भी उस प्रकार का भारत बनाना है। हमारे 750-800 साल में हमारा नुकसान बहुत हो चुका है, बहुत कठिनाई का काल निकल चुका है, बहुत अवरोधों का काल भी हमने निकल गया। कहते हैं ना कि रावण का काल निकल गया, कंस का निकल गया, बाबर का निकल गया, औरंगजेब का निकल गया, अंग्रेजों का भी निकल गया। और केवल 75 साल में हमारे भारत का जो एक प्रकार से गतिमान होना चल पड़ा है, हम आगे जाने की दिशा में जा रहे हैं। दुनिया भी मान रही है, हाँ यार इसमें कुछ ताकत है, ये कर सकता है, ये होने वाला देश है। और शायद हम लोग इसके अनुभव आपसे ज़्यादा आप लेते होंगे, क्योंकि आप उसमें मिलते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, आपके लेखन में ऐसी चीज़ें आती हुई दिखाई देती है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है, भारत को उस दिशा में लेकर जाना जो पूर्व काल के हमारे ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, क्रांतिकारक, समाज सुधारक, हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ने वाले लोग सबने मिलकर जो देखा था, उस स्वप्न को साकार होने का कालावधि हमको दिखाई देता है। शायद उसको अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार से लोग कहते हैं। कोई 2047 का भारत कह रहा है, कोई आत्मनिर्भर भारत कहता है, कोई विश्वमित्र भारत कहता है, कोई विश्वगुरु भारत है, कुछ भी कहिए, मैं उसके लिए शब्द का चयन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हम कोई उसके एक शब्द से बंधे हुए नहीं, लेकिन भारत आगे जाना चाहिए, भारत के प्रति
जो सम्मान पहले था उससे भी अधिक सम्मान देने लायक बनाना चाहिए। ये कल्पना सब जगह मान्य हो रही है। समाज में भी इसकी एक प्रकार से जागृति, सजगता, सक्रियता आते हुए हमको दिखाई देती है। इस नाते से मैं पत्रकार बंधु से कुछ अपेक्षा रखूंगा। थोड़े हटकर विचार, ऐसा नहीं, ये आपके मन में आता होगा, उसको मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। ऐसी प्रक्रिया होते समय हमारा सबका दायित्व बनता है, भारत को भारत रखना है, ये पहला काम है। और भारत को भारत रखना है तो भारत की सॉफ्ट पावर वही रहनी चाहिए जो पूर्व काल से चलती आ रही है। उसके बारे में आप लोग सोच सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ हमारे पास बहुत बड़ी ताकत हमारी सॉफ्ट पावर है, जिसकी मान्यता दुनिया ने बहुत पहले से दे चुकी है, आज भी देने के लिए तैयार है। शायद हमारी सिद्धता कम पड़ती है, तो उस सॉफ्ट पावर को आज के परिस्थिति के साथ सस्टेनेबल कैसे बनाना, वाइब्रेंट कैसे बनाना, इसके बारे में सोच कैसे लाना, ये आवश्यकता मुझे लगता है आप लोग इसके बारे में विचार करते होंगे। मैं आपके सामने विषय रखने का प्रयत्न करूँ। दूसरी बात हमारे सामने गति से हो रही है, वो है हमारे देश की इकोनॉमी बदलती जा रही है। शायद हमारा पूर्व का, जब कभी दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखते हैं तो भारत के बारे में काफी चैप्टर लिखने पड़ते हैं लोगों को, और बहुत कम समय में हमने भारत को उस स्थिति में लाया। 75 साल ये बहुत छोटा कालावधि है एक देश के इतिहास की दृष्टि से, और गति से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। चौथी इकोनॉमी, तीसरी इकोनॉमी दिख जाएंगे, लेकिन हमारी कसौटी, हमारी परीक्षा तीसरी से दूसरी जाने में हमको 3 गुना बढ़ना है। और 3 गुना बढ़ते समय हमको शॉर्टकट नहीं है, हमको लॉन्ग कट चाहिए। हमारे देश में जो एक प्रकार से 30-40 करोड़ लोगों का जो नीचे में रहने वाला तबका है, मैं उसको बीपीएल कह सकता हूँ, लो इनकम ग्रुप कह सकता हूँ, उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। उनके जीवन के नए विषयों के लिए हमारे हाथ लगने चाहिए, तब हमारी इकोनॉमी सही मानी जाएगी। दुनिया उसको मान्यता तभी देगी। कर सकते हैं क्या हमारे ऐसे कुछ प्रयोग, समाज में चलने वाले प्रयोगों को हम लोग आगे ला सकते हैं क्या? ऐसे विषयों के लिए कुछ नए लिखने वाले लोग खड़े कर सकते हैं क्या? ऐसे समाज में कुछ आइकॉन्स मिलते हैं तो उसके लिए सामने ला सकते हैं क्या? मुझे लगता है ये भी विषय आपके मन में आता, मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया। एक बात हमारे सामने आती है कि अभी की दुनिया थोड़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और टेक्नोलॉजी के कारण होने के कारण आज के परिस्थिति की जो टेक्नोलॉजी के परिवर्तन हमारे सामने आ रहे हैं, उसके अनुकूल हमारे समाज बनाना, ये भी दायित्व हमारा है। इसके बारे में जागृति लाना, इसके बारे में लिखने पढ़ने वाले लोगों को कनेक्ट करना, सामने लेकर जाना। बहुत चीज़ें आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, नानो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, क्वांटम के नाम पर बहुत विषय सामने चलते हुए दिखाई देते हैं। मैं मानता हूँ कि इन सारे विषयों को लेकर चलने वाला जागरूक समाज हमारे सामने निर्माण हो, ये दायित्व हम सब लोगों का मिलकर बनता है। समाज के लिए नए विषयों का ध्येय देना, नए विषयों के साथ जोड़ने वाला समाज निर्माण करना, ये भी आग्रह की बात हमारे सामने आती है। एक बात हमारे सामने जरूर आती होगी, जब हम टीवी के सामने बैठते हैं, पेपर खोलते हैं, तो हमारे देश में आज कुछ चैलेंजेस हमको दिखाई देते हैं। एक चैलेंज, मैं चैलेंज के नाते नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक परिस्थिति कभी कभी मन में आती है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये देश के लिए आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तोड़ने वाली शक्तियां तो बहुत है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, दुनिया के एक प्रकार से दृश्य में हमारा एक प्रकार से उदयमान होना शुरू हो जाएगा। दुनिया की अनेक ताकतें हमको तोड़ने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो इसलिए हमारे देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और एकात्मता को अबाधित रहे, इसके लिए नए प्रकार के प्रयत्न कैसे हो, नए नए विषय समाज में चलाने वाले विशेष प्रयत्न कैसे हो सकते हैं, मुझे लगता है आप लोग इसके बारे में भी चिंता चयन करते होंगे। ये मेरा आपके सामने एक प्रकार से आग्रह का विषय है। मैं मानता हूं गत 20-25 साल में भारत का जो बदलाव हमारे सामने होते जा रहा है, इस बदलाव में हमने दुनिया के सामने एक आशा भी उत्पन्न की है।
इस आशा के गति को कायम रखना, आशा के एक प्रकार से विश्वास को कायम रखना, इस प्रकार के चलने वाले समाज के किसी भी अच्छे काम को सामने लाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल संघों को लाइए, तो संघ की शताब्दी का उल्लेख किया है। संघ की शताब्दी का आप थोड़ा डिटेलिंग देखेंगे तो आपको यही ध्यान में आता है। संघ ने ऐसे ही एक प्रकार से एक डिसेंट्रलाइज शक्ति का संग्रह करने का प्रयत्न रखा है। कार्यक्रमों के पीछे उद्देश्य वो है। शायद भारत को खड़ा करने का एक प्रयत्न हमारे सामने दिखता है। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे अनेक प्रयत्न समाज में चल रहे हैं। ऐसे सारे प्रयत्नों को हम सब लोग मिलकर जोड़े, समाज की एक बड़ी अच्छी ताकत निर्माण करें। आज के परिदृश्य में विश्व हित का, विश्व के एक प्रकार से मित्र मैत्री प्रकट करने वाला, विश्व की सहयोगी खड़ा करने वाला देश खड़ा करने की दृष्टि से आज के आधुनिक नारद के नाते आप लोग सब मिलकर इस प्रयास को साथ में, हम सब लोग मिलकर साथ में काम करेंगे। यही आशा का वातावरण हमारे आज के कार्यक्रम के निमित्त निर्माण होते हुए मैं देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो जिनको एक प्रकार से सम्मान मिलने वाला उनको, और बड़ी अच्छी संख्या में चयन करने वाले लोग भी बहुत बड़ी मात्रा में। आप सबको फिर से एक बार अभिवादन करते हुए मेरा कथन में यहाँ समाप्त।